नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूस के बाद पीएम मोदी पहुंचे ऑस्ट्रिया, हुआ शानदार स्वागत। वियना पहुंचते ही चांसलर नेहमर ने लगाया गले, खींची सेल्फी। पीएम मोदी बोले और मजबूत होगी दोनों देशों की दोस्ती। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर देश में विपक्ष हैरान परेशान। कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल, बीजेपी ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विपक्ष शुभ अवसर पर भी नेगेटिव ही रहता है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की बड़ी मुसीबतें। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में केजरीवाल को 37 तो आपको बनाया गया 38वें नंबर का आरोपी। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। वोटिंग के बीच बंगाल में फिर भड़की हिंसा, कई घरों में तोड़फोड़। अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात रूस के बाद पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद 1 दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चांसलर कार्ल नेहमर के बुलावे पर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। 1982 में इंदिरा गांधी के बाद मोदी पहले भारतीय पीएम है जिन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की है, जहां उन्होंने कई बैठकों में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक भी की। इसके बाद कार्ल नेहमर के साथ संयुक्त वार्ता का आयोजन किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रूस के बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा, क्या कुछ रहा वहां? देखिए, रेड कारपेट वेलकम मिला, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की धमक पूरी दुनिया में उसी तरह बरकरार है जैसे पिछले 10 सालों में हमने देखा है। सबसे टचिंग मोमेंट तब नजर आया जब प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा करके वहां पे पूरा एक म्यूजिक बैंड ने वंदे मातरम गाया। जिस तरीके से ये स्वागत किया गया, ये बहुत सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन डिप्लोमेसी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दोहराया, जिस वक्त में हम लोग रह रहे हैं ये दौर युद्धों का दौर नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये बात रूस में भी कही, आज भी उन्होंने कहा। कहने का मतलब ये कि ये जो पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री को लेकर ये जो कुछ लोग ईर्ष्या की भावना से प्रधानमंत्री की ओर ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने ईरान के रास्ते कोयला और व्यापार करने का रूट तय करके हम लोग आए रूस के अंदर, तो कई सारी चीजें पॉजिटिव्स। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आप पुतिन से मिलाए, प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में उस तरीके से रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका एक ही ध्येय है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। किसी के दूसरे की नीतियों के पीछे हम नहीं भागते। प्रधानमंत्री ने भारत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया कि जो युद्ध हो रहा है, चाहे वो गजा के अंदर हो या फिर यूक्रेन में हो रहा हो, ये वक्त, ये दौर युद्ध का नहीं है। बड़ी स्पष्टता से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। जी, तो ऑस्ट्रिया में भी पीएम मोदी का जलवा सबने देखा। रूस में पीएम मोदी और पुतिन की पुरानी दोस्ती भी देखने को मिली, और ये सब देखकर हमारे देश में विपक्ष के नेता परेशान हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पीएम के दौरे पर सवाल खड़ा किया था। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने कहा कि हमारा विपक्ष ऐसा है कि वो किसी भी खुशी अवसर में नकारात्मकता चीजें खोजते हैं। वो इस भव्य आयोजन के बारे में
नकारात्मकता बातें करते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोला। हम सरकार में हैं, पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलने का न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रूस यूक्रेन को लेकर कांग्रेस वर्किंग समिति की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित हुआ? क्योंकि आपकी CWC में इजराइल हमास युद्ध को लेकर फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया था। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से कई तीखे सवाल पूछे हैं। क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छा होता है ये रोने लगते हैं। हिंदुस्तान की साख बढ़ती है तो ये गालियां देने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा का मान बढ़ाते हैं अलग अलग देशों में जाकर तो इनको मिर्ची लग जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया है कि जो विपक्ष खास करके कांग्रेस पार्टी, उनके हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। आप चाइना की भाषा बोलोगे कभी, आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे कभी, आप नक्सलियों की भाषा बोलोगे कभी। आपका जो पॉलिसी का जो मूल केंद्र है वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना। कुछ भी अच्छा भी होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम, आप उनको क्रिटिसाइज करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ यही है। मिर्ची ऐसी लग रही है कि कलेजे पे सांप लौट रहा है कांग्रेसियों के। प्रधानमंत्री का इतना शानदार वेलकम हुआ रूस के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, ये पुराने आर्काइव से वीडियो निकाल रहे हैं। इंदिरा गांधी का भी हुआ था। अरे भाई, इंदिरा गांधी अब नहीं है, अब जो कुछ बचा हुआ ये बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि को कोई आदमी ये बताए कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपको क्रिटिसिज्म वहां वैलिड माना जाएगा कि अगर हमने मनमोहन सिंह की तरह सरमल शेख के अंदर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके आ जाए, प्रधानमंत्री के किसी भी समझौते, बयान या वहां कोई कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत को नुकसान हो रहा हो और उस पर आप क्रिटिसाइज करें, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इतना घृणा, इतना पैथोलॉजिकल हेट प्रधानमंत्री मोदी के लिए है कि ये लोग मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़े हो गए। बिल्कुल। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। शराब घोटाले मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया, वहीं आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ही घोटाले के किंगपिन है और साजिश करता है। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसों के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो इसमें शामिल भी थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल भी दिया गया है। साथ ही कई बड़े बड़े खुलासे चार्जशीट के जरिए हुए हैं। क्या कुछ खुलासा चार्जशीट के जरिए? देखिए, खुलासा तो इतना हो गया कि अब इनकी बोलती बंद हो गई। ये इसलिए हड़बड़ कर रहे थे कि जल्दी से छूट जाए, अब तो नहीं छूटने वाले। इस चार्जशीट के बाद तो सवाल ही नहीं कि कहीं से इनको कोई राहत मिल जाए। ये बात वो लोगों को भी मालूम है, इसलिए अलग अलग तरीके से कि डॉक्टर से मिलने दिया जाए, दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर ये आम आदमी पार्टी कोर्ट जा रही है, दरवाज़ा खटखटा रही है। लेकिन ये कट्टर ईमानदार पार्टी के ये तमाम चट्टे बट्टे, ये जो शाम सवेरे मीडिया में आकर के झूठ बोलते थे कि कहाँ है प्रूफ, भाई केजरीवाल ने तो नहीं दिया अपने फोन का पिन, उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया, कहा कि हम नहीं बताएंगे, बताते तो चोरी पकड़ी गई होती। लेकिन विनोद चौहान नाम के शख्स जो इनका बड़ा सगा, उसके फोन ने राज उगल दिए। भाई आपको कोई व्हाट्सएप करेगा तो आपके पास भी रहेगा ना। तो केजरीवाल ने नहीं दिया, विनोद चौहान के फोन से निकल गया। स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, तस्वीरें मिली हैं कि कैसे हवाला ऑपरेशन में वो जो नोट्स के नंबर होते हैं उसकी तस्वीरें जो होती है, जिसको दिखा करके पैसा लिया जाता है, पूरा इस
चार्जशीट के बाद ये एक ओपन एंड शट केस बन गया है। अब इसमें कोई सको सुबह की कोई गुंजाइश नहीं बची। दूसरी चीज, जब फंसने लग गया तो चार्जशीट में यह भी बताया जा रहा है, कहा कि मैं जानता नहीं, मैं फंड मैं मैनेज नहीं करता। अच्छा, अब फंड मैं मैनेज नहीं करता, पहले सबूत मांग रहे थे कि कोई पैसा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि फंड मैं मैनेज नहीं करता, दुर्गेश पाठक करता है, वही इंचार्ज है। यह विजय नायर को मैं नहीं जानता, ये आतिशी जानती है। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये ऐसा केस है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस रैकेट में जो कोई भी आएगा, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल लेंगे, ये सब आज न कल तिहाड़ जेल में पाए जाएंगे। तो आज आतिशी मार्लेना भी माथा पीट रही होगी, सौरभ भारद्वाज भी माथा पीट रहा होगा, ये दुर्गेश पाठक भी पीट रहा होगा कि हमारी सेवा में कहां कमी रह गई, कि हमारे आका ने हम लोगों का ही नाम ले लिया। तो ये मामला अभी और इंटरेस्टिंग हो गया है। कल इस चार्जशीट के ऊपर बाकायदा पेश किया जाएगा, वहां से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। अभी चार्जशीट के बारे में जो कुछ भी जानकारी आ रही है वो थोड़े थोड़े हिसाब से आ रही है, लेकिन कोर्ट में जब जिरह होगी, जब पेश किया जाएगा, तब पूरी कहानी समझ में आएगी। लेकिन एक बात तो तय है, जितनी भी जानकारी आई है उसके मुताबिक केजरीवाल लंबे नप गए हैं। जी, चलिए अगली खबर अब चुनाव से जुड़ी। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, पंजाब की 1 और तमिलनाडु की 1 सीट शामिल है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान खाली की गई थी, तो वहीं कुछ सीटों पर विधायक का निधन हो गया था। आज वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। पर आज चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल से फिर हिंसा की खबर सामने आई। नादिया जिले के रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। सुबह सुबह एक पोलिंग एजेंट समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर नकाबपोश द्वारा हमला करने और तोड़फोड़ करने की शिकायतें मिली हैं। बीजेपी की मतदान एजेंट श्रावंती डे ने बताया कि उनके घर पर तोड़फोड़ भी की गई। चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन क्यों बंगाल में कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग नहीं आएगा, ये तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस बात में कोई शक शुबा नहीं रहा। अब गवर्नर परेशान, ईडी सीबीआई परेशान, सीबीआई वाले जाते हैं उनकी पिटाई हो जाती है, ईडी वाले जाते हैं उनकी पिटाई हो जाती है। चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई होती है, नेताओं की पिटाई हो जाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर अपने आप ये मुसीबत अपने सर मोल ली है। जिस दिन एक केंद्रीय मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था पिछले चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में, उस वक्त ही अगर एक्शन लिया गया होता, जब जेपी नड्डा की कार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के कार के ऊपर पथराव और आप मुंह छुपा करके भाग आओगे, तो गुंडे एलिमेंट्स जो हैं उनका तो मन बढ़ेगा ही। अब आप छाती पीटते रहिए या अमित मालवीय ट्वीट करते रहें कि यहां ऐसे हो रहा है थाने में, वहां ऐसे हो रहा है, और होगा, क्यों नहीं होगा। आप जो है निर्वीर्य हो चुके हैं, आप जो है बिल्कुल आंख बंद कर लिया है आपने। आपके गवर्नर को बेइज्जत किया जाता है, आपके नेताओं की पिटाई की जाती है, आपके कार्यकर्ताओं को तो मार मार के पता नहीं क्या क्या। और आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, आप अगर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अगर मिन्नतें करेंगे, सोचेंगे कि भाई मीडिया काम नहीं करेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ममता बनर्जी, उनके कार्यकर्ता, उनके गुंडे, उनके सड़क छाप किस्म के जो लोग हैं, उनका तो मन बढ़ेगा ही। और जब मन बढ़ेगा तो ये हरकतें होगी। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, चारों जगह से हिंसा, बाकी देश भर में और भी जगहों पे हुआ, कहीं से हिंसा की खबर नहीं आई। लेकिन इन उपचुनाव में इंपॉर्टेंट जहां नजर रखनी चाहिए वो हिमाचल में,
वहां पे 3 सीटों पे हो रहा है और वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां अगर ये लोग लूज करते हैं तो बड़ी मुसीबत शुरू हो जाएगी, सरकार गिरने का माहौल वहां पे बन सकता है। आज ये चुनाव मतदान हुआ है, लेकिन पूरे देश की नजर होनी चाहिए। 10 उपचुनाव ये होने हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी की और 1 निषाद की पार्टी की और 1 ये जयंत चौधरी की पार्टी की सीटें हैं जहां पे चुनाव होने हैं। और इससे ये साफ होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी उत्तर प्रदेश में, वो कोई कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का फ्लुक था या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई। तो नजर यूपी की ओर होनी चाहिए। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। खास बात यह है कि यह फैसला देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में किसी भी धर्म की महिला हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़ी क्यों ना हो, उसे भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस मशी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत की पीठ ने कहा कि धारा 125 अब सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या क्या कहा गया? देखिए, कहा नहीं गया, तमाचा मारा गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम धर्म के मुताबिक, मतलब मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू करेंगे। यह फैसला ऐतिहासिक इस हिसाब से है कि राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता ने सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले साहबानों के केस में जब दिया था, तब संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के कानून बनाया गया था। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के इस कुकर्म को पलटा है, इसलिए यह फैसला ऐतिहासिक है। लेकिन ज्यादा जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि अब इसको रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा। कपिल सिब्बल देखिएगा 1-2 दिन के बाद रिव्यू पिटीशन कि ये तो शरिया कानून में बदलाव, ये हमारे पर्सनल लॉ के ऊपर हस्तक्षेप करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट की औकात क्या है कि आप हमारे पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ करें? उसके खिलाफ आप देखिए ये चीज होगा। कांग्रेस पार्टी की घिग्गी बनी हुई है। महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली तमाम फेमिनिस्ट, ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाली, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि यह फैसला मौलवी मौलानाओं, कट्टर पंथियों के मन मुताबिक नहीं है। कहां है भाई ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लोग? अब इस फैसले के ऊपर भी जरा बताओ कि संविधान बचाना है, सुप्रीम कोर्ट की आदर करना है, या फिर अपने शरिया के कानून को हिंदुस्तान के संविधान से ज्यादा ऊपर रखना है। तो अभी खेल शुरू हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।